नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आजादी के बाद देश में पहली बार हुआ था जब देश के अंदर ही जो है सेना का ऑपरेशन हुआ। इसमें जो है हम कह सकते हैं कि देश की आजादी जब हुई, उस वक्त जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो बंटवारे की आग में कई सारे दंगे हुए। उसमें जो है हिंदू मुस्लिम सबका जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान से बहुत से लोग जो है हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान से बहुत से लोग जो है पाकिस्तान गए। लेकिन अगर इन सब में देखा जाए तो एक राज्य था पंजाब प्रोविंसेस, इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। पंजाब प्रोविंसेस के दो टुकड़े हो गए। बदकिस्मती से जो बड़ा टुकड़ा था वो पाकिस्तान में चला गया, लाहौर। कहते हैं कि पंजाब जो था वो एक कृषि प्रधान राज्य था, सबसे अच्छी खेती वहां पे होती थी। लेकिन जब आधा टुकड़ा पंजाब में चला गया और सिखों की हुकूमत थी, वो लाहौर कहीं ना कहीं पंजाब का दिल माना जाता था। लेकिन जब चला गया तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर नुकसान देखा जाए तो पंजाबियों का हुआ। एक कड़वा सच ये भी है कि धर्म और मजहब के नाम पर ही जो है देश का बंटवारा हुआ। अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया वो कहीं ना कहीं धर्म और मजहब के नाम पर ही हुआ। दूसरी चीज हम देखें तो आजादी का मतलब भी सबके लिए अलग अलग था। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर कोई नहीं चाहता था कि हम अंग्रेजों से ही गुलाम हो। आधा देश जो था वो अपनों का ही गुलाम था। किसान जो थे वो हम कह सकते हैं कि जमींदारों से परेशान थे। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये इस देश में जो है अंग्रेजों से ज्यादा कहीं हम अपनों से परेशान थे। इसके बाद जो है जब ये सारी चीजें हो रही थी तो जिसको जहां सहूलियत लगी वो वहां चला गया। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में रह गए। और फिर जो है जैसा कि हमने बताया कि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ जो है सिखों को भी जो है बहुत नुकसान पहुंचा बंटवारे की वजह से। पंजाब के जो सिख थे जिनकी हुकूमत चलती थी लाहौर में, धीरे धीरे बंटवारे की आग में जो है और दंगे में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब बंटवारे की आग शांत हुई, दंगे खत्म हुए, तो सिखों के लिए एक अलग देश की मांग शुरू हो गई। बड़े पैमाने पर तो नहीं थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मांग जो थी वो सुगबुगाहट शुरू हो गई थी पूरे देश में। और ये मांग थी खालिस्तान की। खालिश जो है वो एक उर्दू शब्द है। खालिश का मतलब होता है प्योर, और स्थान जो है वो हिंदी का शब्द है। आजादी के बाद जो है अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है ये एक प्रांत हुआ करता था आजादी से पहले। और आजादी के बाद में 1966 के आसपास जो है इन सब का बंटवारा हो गया। कहा यह जाने लगा कि जुबान के आधार पर जो है राज्य अलग होना चाहिए। सिखों के लिए जो है अलग होना चाहिए। जो सिखों के लिए जो राज्य अलग होगा उस राज्य को जो है पूरी स्वायत्तता होनी चाहिए। राज्य का जो संवैधानिक ढांचा है उसमें जो सेंटर है, जैसे फॉरेन पॉलिसी है, मुद्रा करेंसी है, डिफेंस है, ये सेंट्रल अपने पास रखे, बाकी की जो सारी चीजें हैं वो राज्य को दे। और इसको लेकर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई। फिर जो है इसी समय जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में पहली बार एक आंदोलन चला, जुबान के आधार पर जो है राज्य होना चाहिए, मतलब भाषा के आधार पर जो है राज्य होना चाहिए।
तब आंध्र प्रदेश जो था वो अलग नहीं था, सब एक ही थे, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, और इसमें थोड़ा बहुत और हिस्सा आता था। देश में पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग राज्य बना, और फिर पंजाब को लेकर भी मांग उठी कि पंजाबी बोलने वालों को भी जो है एक साथ होना चाहिए, और फिर एक अलग राज्य को लेकर मांग उठी। तो अब जब आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर अलग किया गया था, तो अब पंजाब को लेकर भी मांग उठी कि जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं वो एक साथ आए। और इसके बाद जो है जब मांग धीरे धीरे उठी तो नवंबर 1966 को जो है पंजाब को भी अलग कर दिया गया, और ये दो राज्य बने, हरियाणा, पंजाब, और बाद में हिमाचल प्रदेश। अब पंजाब जो है पंजाबी बोलने वालों के पास चला गया, हरियाणा जो है हरियाणवी बोलने वालों के पास चला गया, मतलब हिंदी। भाषा के आधार पर राज्य बन गया था, लेकिन अब जो लड़ाई थी वो चंडीगढ़ को लेकर लड़ाई शुरू हो गई कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का हिस्सा होना चाहिए और पंजाब को मिलना चाहिए। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, वहां खेती पर जो है वो सब कुछ डिपेंड है। तो अब मांग ये उठी कि यहाँ एक तो खेती बहुत अच्छी होती है, और नहर के पानी पर जो है उसका अधिकार होना चाहिए। ये मांग भी उठी, इसको लेकर भी मनमुटाव पैदा हुआ हरियाणा और पंजाब के बीच में। कोशिश ये की गई कि जितने भी पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो एक साथ आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग जो थे वो एक साथ नहीं आ पा रहे थे। आज भी आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में पंजाबी लोग रहते हैं। अगर हम सिख धर्म देखें तो ये लगभग 1459 से 1539 ये गुरु नानक देव जी ने इसकी स्थापना की। तो लगभग 500 से 600 वर्ष पुराना ये धर्म है। जितने भी नए धर्म है उनमें से एक है। सिखों में 10 गुरु हुए, और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को जो है गुरु का दर्जा दे दिया गया। उसी वक्त जो गुरु अर्जुन देव थे, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, तब उन्होंने जो है अमृतसर में हरमिंदर साहब की स्थापना की, और हरमिंदर साहिब के ऊपर जो है सोने की जो परत लगी हुई है वो महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़वाई थी। उसके बाद जो है हरमिंदर साहब जो है वो उसका नाम बदलकर स्वर्ण मंदिर हो गया। नाम बदला नहीं गया, लेकिन उसको स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। एक चीज देखोगे तो हर धर्म में कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट है। जैसे सिखों में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो हैं, एक तो सिख हैं और दूसरे निरंकारी हैं। मुस्लिमों में देखेंगे तो शिया और सुन्नी हैं। ऐसे ही ईसाइयों में देखेंगे तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं। सिख जो है वो मानते हैं कि भाई 10 गुरु हुए हैं, और 10 गुरुओं के बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको जो है वही आखिरी गुरु है। अब उसके बाद जो है कोई गुरु नहीं आएगा। निरंकारियों का मानना है कि कोई भी जीवित इंसान जो है वो गुरु बन सकता है, और इसको लेकर दोनों में मतभेद था, और ये मतभेद जो है बाद में हिंसक होता चला गया धीरे धीरे। इसके बाद जो है आनंदपुर साहिब में एक रेजोल्यूशन पास होता है जो अकालियों ने पास किया था। पंजाब को राज्य का दर्जा मिला, लेकिन चंडीगढ़ नहीं मिला, तो चंडीगढ़ भी मिलना चाहिए। और इसके अलावा पंजाब को पूरा पानी मिलना चाहिए, ऐसी भी मांगे थी। 75 में जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद जो है पूरे देश में इंदिरा गांधी की हार हुई, और 77 में चुनाव हुए। इस इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी जो है वो बुरी तरीके से हार जाती हैं।
जब सेंट्रल में भी सरकार नहीं रहती और वो पंजाब में भी हार गई। पंजाब में अब क्या हुआ कि अकाली दल की सरकार वापस आई, उससे पहले वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। जब सरकार वापस आई तो अकाली जो है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगी, और सेंट्रल में तो इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता थी, लेकिन पंजाब में ऐसा कोई कांग्रेस का ताकतवर नेता नहीं था जो पंजाब को जो है कांग्रेस को वापस दे सके। इधर जो आनंदपुर साहब का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसकी भी डिमांड तेज हो रही थी, लेकिन 3 साल के अंदर ही जो है जनता पार्टी जो सेंट्रल में आई थी इंदिरा गांधी की हार के बाद 77 में, वो 3 साल ही टिकती और 80 में जो है दोबारा चुनाव होते हैं, 1980 में जो है दोबारा चुनाव होते हैं। इस बार जो है इंदिरा गांधी जो है एक भारी मेजोरिटी के साथ सत्ता में वापस आती हैं, और 77 से 80 के बीच जब कांग्रेस हार चुकी थी और पंजाब में भी सरकार नहीं थी, तो इन 3 सालों में ये बात चल रही थी कि ऐसा कोई लीडर जो पंजाब में कांग्रेस को मजबूत कर सके, उसकी तलाश जारी थी। और कांग्रेस में लगातार मंथन भी हो रहा था कि कौन ऐसा है जो कि कांग्रेस को पंजाब में मजबूत बना सके। तब ज्ञानी जैल सिंह जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने संजय गांधी को बताया कि पंजाब में एक व्यक्ति है जिसका नाम जरनैल सिंह भिंडरावाला है, तेज तर्रार भी है और वो पंजाब के लिए ठीक रहेगा। जरनैल सिंह भिंडरावाले जो थे उनको सिख धर्म का बहुत ही डीप नॉलेज था। जब वो 7 साल के थे तो 7 साल की उम्र में जो है ये दमकली टकसाल में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, और दमकली टकसाल जो है ये चौक मेहता एक शहर है अमृतसर से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर, वहीं पर ये दमकली टकसाल है जो सिख धर्म है उनका शैक्षणिक संगठन है। जैसे हम कह सकते हैं मुस्लिमों में जो सबसे बड़ी कुछ जगहें होती हैं, हिंदुओं में कुछ जगहें होती हैं, आज की डेट में आप देखेंगे ईसाइयों में कुछ बड़ी जगह होती हैं, तो सिखों में सबसे बड़ी जगह ये है दमकली टकसाल, जहां पे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है धर्म से रिलेटेड। वहां पर पूरा सिख धर्म का ज्ञान और सारी चीजें होती हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाला वहीं पर 7 साल की उम्र से पढ़ाई कर रहे थे। दमकली टकसाल के जो गुरु थे उन्होंने एक परंपरा को तोड़ते हुए अपने बेटे की जगह भिंडरावाले को दमकली टकसाल का अध्यक्ष बना दिया। ये उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे भी रीजन था। वो भिंडरावाले की काबिलियत से बहुत प्रभावित थे। अध्यक्ष बनने के बाद होता क्या है कि भिंडरावाले का जो दबदबा था, जो कद था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी बीच निरंकारी और सिख के बीच जो है झड़प शुरू हो जाती है। निरंकारी सिखों का विरोध कर रहे थे और सिख निरंकारियों का विरोध कर रहे थे। इसी बीच कई झड़पें हुई और इसमें जो है कहते हैं कि कई जानें चली गईं। जरनैल सिंह भिंडरावाले निरंकारियों के सख्त खिलाफ थे और बहुत ही उग्र तेवर के साथ निरंकारियों के साथ जो भी हुआ उसके पीछे जरनैल सिंह भिंडरावाले की सोच थी, ये ऐसा कहा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह के कहने पर जो है कांग्रेस ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपने साथ मिलाया। भिंडरावाले ने कांग्रेस के उम्मीदवार का चुनाव जो लोग लड़ रहे थे उनका सपोर्ट किया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। कांग्रेस ने पैसे से भी जो है जरनैल सिंह भिंडरावाले की मदद की, और कहते हैं कि उन्हीं पैसों से जो है जरनैल सिंह भिंडरावाले ने धीरे धीरे हथियार
खरीदना शुरू किए। इसमें AK-47 एंटी टैंक लॉन्चर, मतलब बड़े बड़े हथियार उसने खरीदना शुरू किए। कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस ने जो है पंजाब में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए भिंडरावाले को जो है एज अ मोहरे के तौर पर उसने यूज किया था, इस्तेमाल किया था। जर्नैल सिंह भिंडरावाले का जब इस्तेमाल किया और उसको जिस तरह से पैसे और बाकी चीजें मिली, उन सब ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को जो है बेलगाम कर दिया था। उससे जो है धीरे धीरे अपनी ताकत का अंदाजा हो गया था और उससे लग रहा था कि बेशुमार पैसा भी और बेशुमार ताकत भी है। इसके बाद 80 में चुनाव होता है और कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाती है। इस दौरान दरबारा सिंह जो कि पंजाब के CM बनते हैं और वो भिंडरावाले के बढ़ते कदम से जो है नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि भिंडरावाले का कद इतना बढ़े। अभी तक जर्नैल सिंह भिंडरावाले के सर पर जो है कांग्रेस का हाथ था, ढेर सारा पैसा भी मिल रहा था, पंजाब में उसका जो है कद और बढ़ रहा था। जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने कभी नहीं कहा कि हमें अलग राज्य चाहिए, लेकिन उसकी डिमांड अलग अलग तरह की थी। इसी बीच अमृतसर में एक निरंकारी समागम चल रहा था, जहां पर भिंडरावाले के समर्थकों ने जो है निरंकारी समर्थकों पर हमला के आपस में भिड़ जाते हैं, जिसमें भिंडरावाले के करीब जो है 13 समर्थक मारे जाते हैं। इसके बाद जो है भिंडरावाले को भी गुस्सा आता है और उसके बाद जो है संत निरंकारी संप्रदाय के जो तीसरे गुरु गुरबचन सिंह 24 अप्रैल 1980 की शाम को उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की उसमें सबसे ज्यादा समर्थक भिंडरावाले के थे। मेन नाम जो आया था वो था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने बाद में समर्पण कर दिया। रंजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो है मामला थोड़ा और तनावपूर्ण हो गया था। कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो तनाव ज्यादा पंजाब में पैदा कर रही थी। जैसे कहा गया कि हिंदुओं को कहा गया कि जब लड़ना हो तो कहो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसके बाद लाला जगत नारायण जो पंजाब केसरी के संस्थापक थे, उन्होंने अपने अखबार के जरिए एक मुहिम चलाई। इस मुहिम की वजह से हिंदुओं और सिखों के बीच जो है तनाव आ गया। भिंडरावाला इसको लेकर नाराज हो गया। 1981 में लाला जगत नारायण का जो है कत्ल कर दिया जाता है। भिंडरावाले उसके समर्थकों का नाम इसमें भी आता है। सरकार भिंडरावाले को जो है गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। सरकार बच रही थी कि भिंडरावाले को गिरफ्तार ना करना पड़े, लेकिन बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जो है पंजाब में प्रदर्शन होता है और कई और लोग मारे जाते हैं। लोकसभा में गृह मंत्री जो हैं उनको बयान देना पड़ता है कि लाला जगत नारायण की हत्या के संबंध में जो है कोई सबूत जो है भिंडरावाले के खिलाफ नहीं है। इसके बाद जो है भिंडरावाले को छोड़ दिया जाता है। भिंडरावाला अपनी गिरफ्तारी से जो है नाराज था और अब जो वो है अकाली दल से जाकर हाथ मिला लेता है। इसके बाद पहली बार हुआ था कि भिंडरावाले और अकाली दल जो है एक साथ आए थे और एक साथ आकर दोनों ने जो है एक धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लागू करवाना और उसके लिए सरकार पर दबाव डालना। ये सारी चीजें जो है भिंडरावाले के द्वारा की जा रही थी। उस वक्त जो वहां के CM थे दरबारा सिंह, चीफ मिनिस्टर थे ये पंजाब के। इसके लिए बहुत सारे विरोध प्रदर्शन, जिसमें पुलिस की गोलाबारी से जो है कहा जाता है कि बाकी और चीजों से लगभग 100 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। इसी बीच 1982 में जो है
दिल्ली में एशियन गेम्स होना था, जो कि 30 साल बाद इंडिया में होने जा रहे थे। इसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी जो थी वो इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को सौंपी थी। लेकिन धर्म युद्ध मोर्चा दल जो है इसको लगा कि ये अच्छा मौका होगा अपनी बात को इंटरनेशनल फोरम में रखने का। ये 9th एशियन गेम था जो कि 1982 में हो रहा था। इसके बाद अकाली दल ने जो है धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो दिल्ली में जो है एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पूरा सिखों का जो जत्था है वो दिल्ली पहुंचेगा ठीक एशियन गेम्स के दौरान। अब जब ये खबर आई तो लॉ एंड ऑर्डर की जो है समस्या उत्पन्न हुई कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। इसके बाद सरकार ने जो है थोड़े बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। वो ये थे कि जो हरियाणा बॉर्डर था उसको सील कर दिया गया और यहीं से कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव रखी गई, या ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव जो है यहीं से पड़ गई। कहा गया कि तलाशी के दौरान जो है बहुत सी बदतमीजियां और जुल्म की बहुत सी खबरें आई, जिसमें कहा जाता है कि आर्मी के बहुत सारे जो अफसर थे जिन्होंने 1961 की लड़ाई लड़ी थी, जब चेकिंग होती थी तो उनकी भी चेकिंग होती थी, उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। इवन जो सिख लोग थे वहां उनके साथ बदसलूकी की जाती थी, अजीब सी, जो नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हुई। ये सारी खबरें जो है भिंडरावाले तक पहुंच रही थी और जब लोगों के साथ ऐसी जाति हो रही थी, गंदी चीजें हो रही थी, गंदी हरकतें हो रही थी जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी, तो लोग कहीं ना कहीं भिंडरावाले की सोच से सहमत थे कि भाई जब आप हमारे साथ गंदा व्यवहार कर रहे हो तो ठीक है, वही इंसान हमारे लिए ठीक है। एशियन गेम्स जो है वो ठीक ठाक निपट जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। इसी दौरान एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अवतार सिंह अटवाल। ये डीआईजी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अवतार सिंह अटवाल जो थे जिन्होंने भिंडरावाले की कई मोमेंट को जो है सख्ती से कुचलने की कोशिश की थी और अभी भी कर रहे थे। भिंडरावाला जो है उसने जो उसका अभी तक जो ऑफिस था पंजाब में, अमृतसर में जहां भी था, उसको छोड़कर जो है उसने धीरे धीरे अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया, वहीं से ज्ञान देना शुरू कर दिया। अकाल तख्त वो जगह है जहां से सिखों के जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो वहीं से लिए जाते हैं। उनका ऐलान जो है वो वहीं से किया जाता है। अकाल तख्त की जो गद्दी है वो दिल्ली की जो मुगल बादशाह की गद्दी है उससे 1 फीट ऊपर बनाई गई है। इसके पीछे जो है लॉजिक भी और कारण भी है। कहा यह गया कि जो बादशाह होते हैं गद्दियां उनके लिए होती हैं, भगवान जो अकाल तख्त है वो गुरुओं के लिए होता है, वो भगवान के लिए होता है, तो इसलिए वो 1 फीट उनसे ऊंचा है। और जब गुरु और भगवान का कद भी ऊंचा है तो अकाल तख्त जो है वो उनसे 1 फीट ऊंचा बनवाया गया था। अकाल तख्त जो है वो सिख धर्म के लिए बहुत ही पवित्र है, ऊंची जगह भी है। धीरे धीरे भिंडरावाले ने जो है अपनी जगह अकाल तख्त में बना ली थी। इधर 2 हाई प्रोफाइल केस हो चुके थे, सरकार भिंडरावाले के खिलाफ कुछ नहीं कर रही थी। इसी बीच एशियन गेम्स और हरियाणा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हिंदू और सिख लोग जो थे उनके बीच दरार आ गई और कहते हैं कि पंजाब में जो बस चलती हैं
उनमें रात में बसों से हिंदू परिवारों को उतार कर जो है गोलियां मार दी जाती थी सिख लोगों के द्वारा। इसमें कहते हैं कि एक बार लगभग 13 लोगों को गोली मारी गई, एक बार 7 लोगों को गोली मारी गई। इसके बाद जो है भिंडरावाले का मानना ये था कि अगर ऐसा होगा तो जो पंजाब में हिंदू रह रहे हैं वो पंजाब छोड़कर चले जाएंगे और जो अदर राज्यों में पंजाबी रहते हैं वो पंजाब चले आएंगे। लेकिन जो उसकी सोच थी, जो प्लान था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हिंदुओं ने भी जो है कुछ हत्याएं की, जिसमें कई सिखों की हत्याएं हुई। ये सारी चीजें चल रही थी। फिर एक दिन होता है, जो डीआईजी अवतार सिंह अटवाल थे वो एक दिन गोल्डन टेम्पल में जो है मत्था टेकने जाते हैं और मत्था टेकने के बाद जब वो वापस आ रहे थे उनके एक हाथ में प्रसाद था और सीढ़ियों से उतरते वक्त जो है उनको गोली मार दी जाती है। जब उनको गोली मारी जाती है तो डीआईजी साहब जो हैं वो वहीं सीढ़ियों पर गिर जाते हैं और भिंडरावाले के लोगों ने ये ऐलान किया कि जो डीआईजी की लाश को उठाने आएगा उसकी लाश जो है यहीं गिरा दी जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि पुलिस की हिम्मत नहीं, पुलिस के बड़े बड़े अफसर जो थे वो वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। कंट्रोल रूम को खबर दी गई लेकिन किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाकर लाश को उठा ले। इसके बाद जो है दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर को खबर दी जाती है। उसके बाद जो दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर थे वो भिंडरावाले को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि जो सीढ़ियों पर जो है हमारे डीआईजी की लाश पड़ी हुई है उसको उठाने की इजाजत दी जाए। कहते हैं कि जब भिंडरावाले ने इजाजत दी है तब कुछ पुलिस वालों ने डर डर कर वहां पहुंचे हैं और उनकी लाश को जो है उठाया। कई दिनों तक बताते हैं कि लाश जो है वो सीढ़ियों पर पड़ी रही। इतना खौफ था भिंडरावाले का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब में सरकार कौन चला रहा था। मुख्यमंत्री सरकार चला रहे थे दरबारा सिंह या फिर भिंडरावाला सरकार चला रहा था। इधर हिंदुओं के ऊपर हमला शुरू हो गया, बदले में सिख मारे जाने लगे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि चुनाव से पहले जो है पंजाब का ये मामला जो है हल हो जाए। इसके लिए एक दो काम किए गए। पहला तो ये कि ज्ञानी जैल सिंह जो पंजाब के सीएम थे पहले, जब अकाली दल की सरकार आई उससे पहले, उन्हें जो है अचानक से राष्ट्रपति बना दिया जाता है, जिससे जो है पंजाब को ये मैसेज पहुंचे कि सिख भी इस देश में राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा वो मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि ये देश आपका ही है। उससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में किसी मंत्री पद पर थे जब वो राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन मामला सुधरने के बजाय जो है धीरे धीरे बिगड़ रहा था, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1984 में जो है हालात और बिगड़ने लगे और फिर एक कोशिश की गई। पीवी नरसिम्हा राव जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको भेजा गया कि पंजाब में जाकर सुलह करो, बातचीत करके कुछ हल निकले। पीवी नरसिम्हा राव पंजाब जाते हैं, अकाली दल से बात करते हैं, भिंडरावाले से बात करते हैं और भी जो पंजाब के टॉप लीडर्स थे उनसे बात करते हैं। सारे दल मान जाते हैं। जब बात चंडीगढ़ को लेकर आती है तो ये कहा जाता है कि चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दिया जाएगा, लेकिन भिंडरावाला जो है वो टस से मत नहीं होता। पहले वो मान भी जाता है, उसके बाद वो नहीं मानता है। और जब भिंडरावाला अपनी बात पर अड़ जाता है तो उसके बाद जो है समझौता नहीं हो पाता है। अब इधर भिंडरावाले के ऊपर जो है बहुत सारे इल्जाम भी आ चुके थे, खून खराबा बाकी चीजें सारी हो रही थी, बसों से उतार कर मारना, कई कत्ल। और तब सेंट्रल को लगा कि अब बहुत हो चुका है, कुछ किया जाए।
क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो आखिरी उम्मीद थे, उनको भी पंजाब भेजा गया और उनसे भी कोई हल नहीं निकला। इसी बीच जो है दूध के बर्तनों में चावल के कट्टे जो होते हैं, जो बोरियां होती हैं, गेहूं की जो बोरियां, आटे की जो बोरियां होती हैं, आलू की जो बोरे होते हैं, उनमें धीरे धीरे जो है मंदिर के अंदर हथियार ले जाने शुरू हो गए। और यही सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि जब ऑपरेशन हुआ है ब्लू स्टार, तो कितना बड़ा ऑपरेशन था कि मतलब 84-85 हमारे सैनिक शहीद हो गए उसमें, 200-250 से ज्यादा घायल हो गए, और जो आतंकवादी लगभग 400 से 500, 450-500 मारे गए, जिसमें बहुत से मासूम लोग मारे गए थे जो मत्था टेकने आए थे वहां पे, इनोसेंट पीपल मारे गए उनमें। तो इतना लंबा ऑपरेशन चला, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पे हथियार जो है पर्याप्त मात्रा में जमा हो चुके थे। और ये इंटेलिजेंस फेलियर ही था कि पहली खेप जब भेजी जाती है अंदर मंदिर के, तो उसमें ही 15-20 सिपाही जो सोल्जर होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। भिंडरावाले को एक बात तो मालूम थी कि सरकार एक ना एक दिन उसके खिलाफ एक्शन लेगी और वो लड़ाई लड़ेगा। भिंडरावाले का कहना यह भी था कि वो सरेंडर नहीं करेगा, कुछ भी करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा और जो भी होगा उसके बाद देखेंगे। कुल मिलाकर पंजाब के जो हालात थे वो बहुत ही खराब हो चुके थे और सेंट्रल के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। आखिरी जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, लेकिन भिंडरावाला नहीं माना। तब इंदिरा गांधी को एक फैसला लेना था, लेकिन क्या करना है अभी इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी और क्या करने वाली हैं इसकी किसी को भनक भी नहीं थी। 30 जुलाई 1984 को पहली बार जो है अमृतसर के आसपास फौज को देखा गया। 1 जून की रात को जो है करीब 9 बजे प्रशासन की तरफ से ऐलान करके अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 2 जून की रात करीब 9 बजे तक 70,000 लगभग 70,000 सैनिक जो हैं अमृतसर में फैल चुके थे। 2 जून की रात को इंदिरा गांधी जो है दूरदर्शन पर आती हैं, राष्ट्र के नाम संदेश देती हैं कि पंजाब में जो आतंकवाद और हिंसा है इसका अंत करेंगी। अब वो उन्होंने तमाम पंजाब के लीडरों से अपील की कि इस दौरान वो विरोध प्रदर्शन ना करें, जुलूस ना निकालें, जिससे जितने भी लीडर थे अकाली दल और जो भी और भी दल थे सभी से उन्होंने अपील की कि विरोध प्रदर्शन ना करें और ये सारी चीजें ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हल निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन इंदिरा गांधी को पता था कि अब जो है बातचीत से कुछ होना नहीं है। 3 जून को पंजाब के अमृतसर की जो है सारी फोन लाइनें काट दी जाती, क्योंकि उस समय वो लैंडलाइन ही चलते थे। जो विदेशी थे, जो एरिया में रहने वाले लोग थे, उनको जो है वहां से निकाल लिया जाता है और अलग सुरक्षित जगहों पर भेज दिया जाता है। इसके बाद जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता था उसको सील कर दिया जाता है। फिर पूरी फौज जो है वो गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से घेर लेती है। भिंडरावाले के साथ जो है अकाल तख्त में उसके सबसे करीबी लोग थे। ये ऑपरेशन इतना लंबा जो गया उसके एक करीबी शख्स की वजह से गया, जिसका नाम था अमरीत सिंह। अमरीत सिंह जो था वो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन उसका प्रेसिडेंट था और भिंडरावाले का जो है करीबी भी था। बहुत सारे विरोध प्रदर्शन में जो है अमरीत सिंह का कहते हैं कि सीधा हाथ था। दूसरा शख्स था जनरल शाह बेग सिंह। जनरल शाह बेग सिंह जो था वो इंडियन आर्मी में जो है ऊंचे पद पर था, लंबे समय तक उसने काम किया था। और जब भिंडरावाले के साथ ये सब चीजें होती हैं
तो वो भिंडरावाले की सोच का समर्थन करता है और भिंडरावाले का साथ देता है। कहते हैं अकाल तख्त पर कब्जा, अकाल तख्त में हथियारों की खेप, अकाल तख्त में जो है लोगों की पोजीशनिंग, ये सारा दिमाग जो है, ये जो सारे दिमाग की उपज जो थी, ये जनरल शाह बेग सिंह की ही थी, क्योंकि उसने वो आर्मी का हिस्सा था। ऐसी प्लानिंग, ऐसी लड़ाइयों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। अब सेना वहां पहुंच चुकी थी, पूरा अमृतसर सेना के कब्जे में था। पुलिस का अब अमृतसर पर कोई मतलब कंट्रोल नहीं था, सारा कुछ जो है आर्मी संभाल रही थी। गोल्डन टेम्पल को अपने घेरे में सेना ने ले लिया था, लेकिन कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको जो है अभी तक केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली थी। कोशिश ये थी कि जो लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर हैं वो बाहर आ जाएं और सरेंडर कर दें। उनसे कहा गया कि आपका कुछ नहीं होगा। 3 जून को फिर आर्मी ने ऐलान किया कि जो लोग टेम्पल के अंदर हैं वो बाहर आ जाएं और अपने आप को सरेंडर कर दें। कहते हैं किस्तों में लोग बाहर आ रहे थे और जो युद्ध धर्म मोर्चा के कई कार्यकर्ता जो थे वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंच रहे थे। इसके अलावा उस दिन जो है गुरु पर्व था, उस दिन उसके लिए भी जो है बहुत से लोग माथा टेकने के लिए वहां पहुंचे थे। तो श्रद्धालुओं की तादाद भी जो थी वो बहुत थी, लेकिन जो आर्मी थी जिसको वहां भेजा गया था मेजर कुलदीप सिंह की अगुवाई में, उसको लीड जो कर रहे थे वो मेजर कुलदीप सिंह थे। बाकी पूरे अमृतसर में जो है आर्मी फैली हुई थी, लेकिन जो ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल को घेरने का ऑपरेशन जो था वो उसकी अगुवाई, उसकी लीडरशिप जो थी वो कुलदीप सिंह के पास थी। कुलदीप सिंह के पास थी और सेना की जो नवी बटालियन थी उसके पास थी। वो गोल्डन टेम्पल के चारों ओर ठहरे हुए थे। 4 जून को सेम चीजें होती हैं कि आर्मी इंतजार करती है कि लोग आए और सरेंडर करें। 5 जून तक जो है लगभग 48 घंटे बाद सिर्फ 150 लोग जो हैं वो टेम्पल से बाहर आते हैं और सरेंडर करते हैं। उनका कहना यह भी था कि बाकी लोगों को जो है भिंडरावाले के लोग बाहर आने नहीं दे रहे हैं, वो सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन भिंडरावाले के लोगों ने उन्हें जबरदस्ती रोक रखा है। कहते हैं कि उस वक्त जो है पत्रकार भी अंदर थे, तो जो बाहर की खबरें थी वो भिंडरावाले तक जो है पहुंच रही थी। पत्रकारों ने कहा भी कि टेम्पल को जो है आर्मी ने घेर रखा है, पूरे अमृतसर में आर्मी लगा दी गई है। तो भिंडरावाले का कहना यही था कि वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, उनको मेरी लाश ही मिलेगी। तब मजबूर होकर जो है एक कोड नेम दिया गया था, जो कोड नेम केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, जो है वक्त आ गया था कि उस कोड नेम को जो है वो अप्लाई किया जाए, उसको लागू किया जाए। 5 जून 1984 ठीक शाम के 7 बजे जो है उस कोड को अमल में लाने का वक्त होता है। तो उस कोड का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ जो है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। पहली बार ठीक शाम 7 बजे जो है सेना की तरफ से गोली चलती है और फिर अंदर से भी जवाब आता है। भिंडरावाले को एक चीज पता थी कि आर्मी जो है वो आई है, डराएगी धमकाएगी, लेकिन ये हरमिंदर साहब पर जो है हमला नहीं करेगी, उसको ये लगता था। उसके पीछे देखिए लॉजिक भी था, कारण भी था, क्योंकि ये सिखों का सबसे बड़ा धर्म स्थल है, सिखों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो सरकार ये कदम तो नहीं उठा सकती। इसलिए साजिश के तहत अकाल तख्त चुना था उसने कि हम तो गोली चला सकते हैं, लेकिन जो आर्मी है वो गोली नहीं चलाएगी। आर्मी नहीं चला सकती क्योंकि वो एक रिलीजियस प्लेस है, उसकी अपनी मान्यताएं हैं। किसी के इमोशन से आर्मी कभी भी नहीं खेल सकती और खेलती भी नहीं है।
इसीलिए क्या था कि उधर से तो गोली चल रही थी, लेकिन आर्मी को इधर से गोली चलाने में दिक्कत ये आ रही थी कि वो अकाल तख्त पर गोली नहीं चला सकती थी, और उधर जो लोग छिपे थे उन तक गोली, उनको डायरेक्ट गोली मारना बहुत कठिन हो रहा था। आर्मी को जो इनपुट मिला था इंटेलिजेंस से वो गलत थी। आर्मी को ये इनपुट मिला था कि उनके पास जो है छोटे मोटे हथियार हैं, तो आर्मी को लगा कि इधर से गोलियां चलेगी और उधर से कुछ फायरिंग होगी तो उनके पास जो एमिनेशन थोड़ा बहुत पड़ा है, जो गोलियां हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो लोग सरेंडर कर देंगे। लेकिन वहां AK-47 और बड़े बड़े हथियार, रॉकेट लॉन्चर तक थे। कहते हैं कि इसकी वजह से जो है आर्मी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आर्मी 10 राउंड फायर करती थी, उधर से 50 राउंड फायर होते थे। और इस ऑपरेशन में इसके बाद नुकसान भी बहुत हुआ। इससे आर्मी को मंदिर के अंदर ऑपरेशन करना था। पंजाब पुलिस के कुछ जवान भी साथ में थे, जो स्वर्ण मंदिर के जो है चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। आर्मी की एक खेप जो है वो अंदर भेजी जाती है, लेकिन गलत इनपुट होने की वजह से होता क्या है कि आर्मी के जो है 15 से 20 जवान कहते हैं कि पहली बार में जो है शहीद हो जाते हैं। वो जो हम कह सकते हैं जो अंदर लोग छिपे हुए थे वो एक ऐसी जगह पर बैठे हुए थे जहां से गोली चलाना बहुत आसान था, क्योंकि ऊंचाई पर बैठे हुए थे। वो आर्मी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे, लेकिन इधर से गोली चलाना मतलब हरमिंदर साहिब को नुकसान पहुंचाना था, जो कि सेना के लिए पॉसिबल नहीं था। जब लगातार आर्मी के कई जवान मार दिए गए थे, 10 घंटे बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद जो है सुबह 6 बजे आर्मी टैंक बुलाए जाने की मांग होती है। ये बहुत एक बड़ा फैसला था, क्योंकि टैंक बुलाए जाने का मतलब क्या था कि अंदर जो सीढ़ियां थी उनको तोड़ना, गेट जो मंदिर का था उसको उसमें कुछ बदलाव करने जिससे टैंक अंदर पहुंच जाए। लेकिन अब ऑपरेशन को अंजाम देना था, तो फिर जो है टैंक आता है, फिर उस टैंक के जरिए जो है हमला शुरू होता है। लेकिन जो लोकेशन था उस हिसाब से चारों तरफ जो है ऊपर से भी गोलियां चल रही थी, और फिर जब ऊपर से गोलियां चल रही थी उसके बाद जो है फिर से जवानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कई सारे और भी जवान मार दिए जाते हैं। अब एक चीज तय हो चुकी थी कि अगर इस ऑपरेशन को सफल करना है तो सेना को हरमिंदर साहब की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अकाल तख्त की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जितनी भी टीमें अकाल तख्त की तरफ जो हैं घुसी वो नाकाम रही। सिर्फ एक टीम थी जो किसी तरह अकाल तख्त में घुसने में कामयाब हो गई। 6 जून की बात यह है, और 7 जून को यह ऑपरेशन जो है लगभग 7 बजे ऑपरेशन खत्म माना जाता है। इसमें अकाल तख्त को जो है भारी नुकसान हुआ, क्योंकि वहां धमाके हुए थे। कहा जाता है कि ये धमाका जो है भिंडरावाले के लोगों ने किया था, ताकि इस धुएं में जो है जब धुआं उठे तो उसमें जो है बचकर वहां से भाग सके। अकाल तख्त में जब अंदर गए तो वहां बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। उनमें से जो है एक लाश भिंडरावाले की थी, बाद में पहचान होती है। उसके बाद जब भिंडरावाले की लाश मिल जाती है तो ये माना जाता है कि ऑपरेशन सफल हुआ। ये जो ऑपरेशन चला इसकी जानकारी उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह उनको नहीं थी। जब ऑपरेशन खत्म हो जाता उसके बाद इंदिरा गांधी उनको जानकारी देती हैं इस ऑपरेशन की। इससे वो बहुत नाराज होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद जो है वो सरकार का साथ देते हैं। उसके बाद जो है 8 जून को जो है ज्ञानी जैल सिंह को मंदिर भेजा जाता है, गोल्डन टेम्पल भेजा जाता है। जब वो गोल्डन टेम्पल पहुंचते हैं तो अभी भी जो है कुछ संदिग्ध वहां छिपे हुए थे, उनमें से एक गोली चलाता है ज्ञानी जैल सिंह की तरफ, लेकिन उनके एक बड़े अधिकारी को गोली जो है कंधे में लगती है और ज्ञानी जैल सिंह बच जाते हैं। बच वो अधिकारी भी जाता है क्योंकि कंधे में गोली लगी थी।
इसके बाद फिर जो है सर्च ऑपरेशन होता है, उन लोगों को ढूंढा जाता है, कुछ को गोली मार दी जाती है। और इसमें लगभग 83 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे। 248 जवान जो है बहुत सीरियस घायल हो गए थे। कहते हैं 492 आतंकवादी और कुछ आम लोग जो हैं वो बेकसूर लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन सवाल अब ये था कि जब भिंडरावाले के ऊपर पहले ही बहुत सारे मामले जब आए थे तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना था, या जब एक बार गिरफ्तार किया गया था तो संसद भवन में ये कहा गया कि भिंडरावाले के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अगर ये सब चीजें पहले ही हो जाती तो हरमिंदर साहब को नुकसान नहीं होता, अकाल तख्त को नुकसान नहीं होता और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। लेकिन उससे बड़ा बाद में जो हुआ वो आपको पता ही है। फिर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, इसकी स्टोरी में पहले कर चुका हूँ। दो सिख थे जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड उनके थे जिन्होंने बाद में जो है इंदिरा गांधी की जो है हत्या कर दी। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं कुछ समय की बात होती है। बाकी चीजें जो हैं, कुछ चीजें तो सरकारें खुद ही तय करती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन तो ये कहानी थी